दोस्तों जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आप देख रहे हो यहाँ डीएमआरसी के जो है पेपर मैं आपको करा रहा हूँ। और डीएमआरसी का जो पेपर है जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का पेपर मैं करा रहा हूँ। और आपको देखिएगा इसमें जो है यहाँ पर 21 फरवरी 2020 का अपडेट पेपर करा रहा हूँ। मेंटेनर फीटर ट्रेड का है, ये साफ साफ लिखा हुआ फीटर ट्रेड। तो इसका पेपर करा रहा हूँ। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट में करा चुका हूँ। 5 नंबर का पार्ट करा रहा हूँ। इसमें 15 मैंने लिए। टोटल 75वां क्वेश्चन जो है अब चलेगा। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे 61 से, जो कि आपका जो है 5 नंबर का जो है स्टार्ट होगा। इससे पिछले वाले पुराने 15 नंबर वाली वीडियो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चलिए अपन चलते हैं 61 वाले क्वेश्चन पर। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं 61 नंबर के क्वेश्चन की। पुली और बैक गियर लेथ के किस भाग पर लगे होते हैं? पुली और जो बैक गियर है ना लेथ मशीन के किस भाग पर लगे होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पुली हो या फिर बैक गियर हो, तो गियर जो सिस्टम होता है सारा का सारा ही वो हेड स्टॉक पर ही होता है। और पुलियाँ भी उसमें लगी होती है, क्योंकि दो प्रकार के हेड स्टॉक होते हैं, एक तो गियर हेड स्टॉक और एक होता पुली हेड स्टॉक। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो पुली या फिर जो है ना बैक गियर जो लगे रहते हैं तो वो किस में लगे रहते हैं? हेड स्टॉक पर ही लगे रहते हैं। किस पर लगे रहते हैं? हेड स्टॉक पर ही लगे रहते हैं। ये बात आपको क्लियर हुई पहला। दूसरा हम की बात करते हैं कि स्लाइडिंग रूल क्या है। स्लाइडिंग रूल कंपाउंड रेस्ट एवं टूल पोस्ट के ऊपर लगा रहता है। किसके ऊपर? एक तो कंपाउंड रेस्ट होता ना, कंपाउंड है ना रेस्ट, एवं जो ना कंपाउंड रेस्ट और टूल पोस्ट किसके ऊपर? टूल पोस्ट के ऊपर लगा रहता है। टूल पोस्ट के ऊपर लगा रहता है। तो ये होता है स्लाइडिंग। अब टेल स्टॉक क्या होगा? तो टेल स्टॉक आप जानते हो, टेल स्टॉक और हेड स्टॉक एक दूसरे के आमने सामने विपरीत दिशा में लगे रहते हैं। आमने सामने विपरीत दिशा में लगे रहते हैं, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ पर जो टेल स्टॉक होता है यहाँ इसी में ही अपने यहाँ पर सेंटर लगा रहता है। डेड सेंटर वगैरह जो है इसी में लगा रहता है। डेड सेंटर जो होता है ना वो इसी में। तो सेंटर मिलाने के लिए जो इस टाइप की जो सिचुएशन बनी होती है वो इसी में ही होता है, यहाँ पर टेल स्टॉक में ही, याद रखिएगा। तो ये भाग होता है जिसको बोलते हैं यहाँ टेल स्टॉक वाला भाग। अब आता है बेस। बेस का मतलब आधार वाला भाग होता है। कौन सा वाला? आधार वाला भाग। आधार का मतलब होता है बेस। तो लेथ मशीन का जो बेस है, आधार है, वो क्या कहलाता है? लेग कहलाता। क्या कहलाता? लेग कहलाता। क्या कहलाता? लेग। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ अगर लेग की बात करते हैं या फिर बेड की बात करते हैं, किसकी? बेड की बात करते हैं तो बेड किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। तो ये भी अपना कास्ट आयरन का ही बना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन कि जीआई पाइपों का बाह्य थ्रेड का प्रयोग करके काटे जाते हैं। मतलब जीआई मतलब होता है गैल्वेनाइज, और पाइप जो होते हैं उसमें जो बाहरी थ्रेड है, मतलब ऐसे जीआई पाइप होते हैं और इसमें जो है बाहरी थ्रेड काटना है। ये चूड़ियाँ कटी रहती है इसमें, है ना। यहाँ पर भी चूड़ियाँ कटी रहती है। तो ये बाहरी चूड़ियाँ जो काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप जानते हो डाई और डाई स्टॉक का ही प्रयोग करेंगे बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए। डाई इस टाइप की होती है एक तरह से, तो इसमें चूड़ियाँ कटी रहती है और इसको स्टॉक में पकड़ लेते हैं ऐसे, और स्टॉक में पकड़ करके इसको घुमाते हैं। तो यहाँ बीच वाला जो भाग है ये आपका पाइप हो जाता है, और पाइप में चूड़ियाँ काटने के लिए डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाए। अर्थात यूँ समझिए का डाई का प्रयोग जो है एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब बाहरी चूड़ियाँ। एक्सटर्नल चूड़ियाँ का मतलब होता है एक्सटर्नल थ्रेड, तो बाहरी चूड़ियाँ यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो टेप का क्या कार्य होता है? तो टेप का जो होता है इंटरनल थ्रेड। क्या होता है? इंटरनल थ्रेड मतलब आंतरिक चूड़ियाँ। जैसे कोई शाफ्ट है मान लीजिए, और शाफ्ट पर अब यहाँ पर क्या नाम से आंतरिक चूड़ियाँ, या फिर यहाँ पर जो पाइप है, अब पाइप में यहाँ अंदरूनी चूड़ियाँ काटनी है, तो यहाँ पर इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए टेप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो कि आप इस टाइप से जानते हो, यही तो होती है टेप। तो यहाँ इसमें देखिएगा इस टाइप से जो है यहाँ चूड़ियाँ बनी होती है, जो कि इसमें फंसा करके इसको काट देते हैं टेप रिंच में। ठीक है, टेप रिंच में फंसा कर काटा जाता है।
ड्रिल के द्वारा किसी भी जॉब को क्या किया जाता है, ये कोई जॉब है ना, मान लीजिए कोई जॉब है और इस जॉब में गोल छेद करना है, कोई भी लिया, ये जॉब ले लिया और इस जॉब में अपन को क्या करना है, गोल छेद करना है। क्या करना है, गोल छेद। तो गोल छेद करना है तो उसके लिए ड्रिल का प्रयोग करेंगे और ड्रिल का कटिंग एंगल होता है 118 डिग्री का। कितना होता है, 118, जबकि क्लियरेंस एंगल सामान्य तो 12 डिग्री से 15 डिग्री का होता है ये ड्रिल के। अब लेथ सेंटर की बात करते हैं। तो सेंटर लेथ आपने नाम सुना होगा। सेंटर लेथ क्या होती है, इसका जो है उपनाम भी है, इसे इंजन लेथ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, इंजन लेथ के नाम से भी इसी को ही जानते हैं, इंजन लेथ। इसका यूज करते हैं कार्यशालाओं में सर्वाधिक। इसका यूज कहाँ करते हैं, कार्यशालाओं में। कहाँ, कार्यशालाओं में इसका यूज किया जाता है। तो इसका यूज करते हैं कार्यशालाओं में, जिसका अपन बताए रहे। तो ये आप समझ सकते हो, कार्यशाला में इंजन लेथ जो है यहाँ पर इसका यूज जो है कार्यशालाओं में कर दिया और इसी को ही अपन यहाँ पर सेंटर लेथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर लेथ। तो डाई और डाई स्टॉक के द्वारा किसी भी जॉब पर बाहरी मतलब एक्सटर्नल चूड़ियाँ काटी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए बात करते हैं ट्रेमल। ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रेमल का क्या प्रयोग होता है, एक्चुअली में ट्रेमल ऐसा लंबा रहता है, ये इसका रोड होता है। ठीक है भैंस, और इसमें यहाँ एक तो ये लगा रहता है स्क्राइबर और एक ये लगा रहता है और इनकी सहायता से इसको एडजस्टेबल समायोजन करके आराम से कोई भी बड़ा आकार का जॉब है, मान लीजिए इतना बड़ा आकार का जॉब है और ये शीट है, शीट जॉब की जगह अपन शीट का यूज़ करेंगे। अब शीट पर अपन को क्या करना है कि चाप लगाना है। तो यहाँ पर चाप लगा सकते हैं, वर्त बना सकते हैं, वर्त बनाना है इस शीट पर अपन को। तो यहाँ इसकी सहायता से वर्त बना दिया। तो यहाँ पर बात करना है तो ये वर्त बना दिया। तो ऐसे चिन्हित करने के लिए, वर्तों को चिन्हित करने के लिए इसका प्रयोग किया। तो बड़े आकार के यहाँ पर शीट पर कि इसका यूज होगा किसी भी शीट पर, ट्रेमल का यूज होगा किसी भी शीट मतलब तो धातु चद्दर पर। क्या था, ये बड़े जॉबों पर धातु चद्दरों पर मार्किंग करने के लिए, क्या करने के लिए, मार्किंग करना, अर्थात उन पर चाप लगाना, क्या लगाना, और वर्त बनाना। तो ये दो कार्य उनके होते हैं। चलिए ट्रेमल के बाद यहाँ पर बात करते हैं कोणों को चिन्हित के लिए आएगा ही नहीं। कोण चिन्हित के लिए जो आता है अपना यहाँ पर कॉम्बिनेशन सेट भी आता है जिसमें अलग अलग कोण निर्धारित रहते हैं, है ना। समांतर रेखा खींचने के लिए तो अपने यहाँ जो आता है वो जेनी कैलिपर भी समांतर रेखा खींची जा सकती है ना। जेनी कैलिपर के द्वारा भी समांतर रेखा खींची जा सकती है। जेनी कैलिपर इस टाइप का होता है जो कि आपने देखा होगा, ये आपका जेनी कैलिपर होता है और यहाँ इसमें सीधी टांग होती है। क्या होती है, सीधी टांग। ये तो ये जेनी कैलिपर होता है जिसके द्वारा कोई जॉब लिया है और जॉब लेकर के यहाँ जो जॉब लिया है इस पर यहाँ लगाया, इसको यहाँ रेखा खींच दी, यहाँ लगाया, ये रेखा खींच दी, ये लगाया। तो समांतर रेखाएं हुई कि नहीं, तो किसी भी जॉब पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 64। लेथ का मैंडल होता है। तो लेथ का मैंडल क्या होता है, तो लेथ का मैंडल एक तरह से फिक्सर होता है। फिक्सर का मतलब है केवल जॉब को क्या करता है, ये क्लैंप करता है। तो लेथ का मैंडल जो है क्लैंप करने का ही कार्य करता है और ये है जो है गाइड नहीं करता है, और गाइड न करने के कारण ये जिग जैसा व्यवहार न करके केवल कैसा व्यवहार करता है, फिक्सर। तो एक ही फिक्सर होता है लेथ का मैंडल, आपसे पूछा जाए, है ना। जिग तो क्या करता है कि क्लैंप भी करता है और साथ साथ में गाइड भी करता है, इसलिए आपको ध्यान रखना। तो यहाँ ये तो नहीं होगा। इसके बाद संलग्न अटैचमेंट नहीं, ये संलग्न एक्स्ट्रा कोई अटैचमेंट जो है वो नहीं है यहाँ पर। टूल होल्डिंग संलग्न नहीं, टूल भी नहीं है। तो याद रखना आपको इस तरह से जो है एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 65 नंबर का पारा मतलब मरकरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती मत कर देना, सही नहीं है पूछा है इसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर है ना पारा, पारे की बात करते तो पारा अगर बात करते हैं तो यह जीवों के लिए विषैला होता है। नहीं, इसका प्रयोग आपने देखा होगा तो थर्मामीटर जानते हो ना, उसमें होता है थर्मामीटर जिसके द्वारा ताप मापते हैं। मुंह में डाला होगा डॉक्टर ने कई बार ताप मापने के लिए, उसको बोलते हैं थर्मामीटर या तापमापी। किसमें यूज़ करते हैं, तापमापी या थर्मामीटर में। लेकिन इसके अलावा इसका उपयोग बैरोमीटर में भी करते हैं। कहाँ करते हैं, बैरोमीटर में, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और यह जीवों के लिए विषैला नहीं होता है। तो यहाँ जीवों के लिए विषैला होता है,
देखिए यह जीवों के लिए विषैला नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं, तो सही नहीं, ये जीवों के लिए विषैला होता है तो विषैला नहीं होता है, नहीं भाई यहाँ पर ये विषैला होता है, ये नहीं कट जाएगा इसमें से, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही होगा। बाकी का चलो देखते हैं कि कांच की सतह पर नहीं चिपकता, बिल्कुल कांच की सतह पर पारा डालेंगे चिपकेगा नहीं, है ना, क्योंकि इसमें जो होता है न चिपकने के कारण होती है कि एक तो होता है असंजक बल, और इसमें जो होता है सहसंजक बल जो होता है ना, सहसंजक बल वो अधिक अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, फलस्वरूप ये चिपकता नहीं है। इसका अपेक्षित घनत्व पानी के अपेक्षित घनत्व का 13.6 गुना बिल्कुल होता है, जिसमें कोई ये नहीं है, पानी के घनत्व का 13.6 गुना होता है। पारा का जो है परमाणु क्रमांक 80 होता है, कितना होता है, परमाणु क्रमांक 80 होता है। ये परमाणु क्रमांक अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है, जैसे जर्मेनियम का होता है, सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन का 14 होता है तो जर्मेनियम का 32 होता है। इस टाइप से जो है ना अपने यहाँ पारे का होता है कितना, 80। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी प्रकार से, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं आगे इसी क्रम में, तो देखिएगा ये रहा 66 कुंजी मार्गों की वे और स्प्लाइन, है ना, स्प्लाइन की फाइलिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो की वे का मतलब होता है यहाँ चाबी घाट, क्या बोलते हैं, कुंजी मार्ग का मतलब चाबी घाट, है ना। चाबी जो होती है अपनी उसमें जो है ना इस टाइप की जो है अलग अलग प्रकार के घाट बने होते हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस टाइप के जो अलग अलग घाट बना कर चाबी बनाई जाती है, याद होगा आपको। तो उसके लिए जो है यहाँ पर स्क्वायर रेती का प्रयोग करेंगे, किसका, वर्गाकार रेती का प्रयोग किया जाता है ना। वर्गाकार वर्ग के आकार की जो रेती होती है उसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, किसका, यहाँ इस टाइप की होती है वर्गाकार रेती, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, ये इस टाइप की, है ना, और यहाँ पर ये और यहाँ इस टाइप से जो है आपके ये वर्गाकार रेती होती है यहाँ पर, और इसमें जो है रेखाएं कटी होती है, ये यहाँ पेस वाला भाग होता है, तो इस पेस पर जो है यहाँ पर क्या बना से वो कटिंग जो है लाइंस बनी होती है, जिसको अप कट और ओवर कट बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। हाँ, तो ये आपके स्क्वायर होती है, क्या होती है, और इसका प्रयोग करते हैं अपन कीवे बनाने के लिए, कुंजी मार्ग बनाने के लिए, स्पेलिंग फाइलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और बात करते हैं तो गोलाकार की अगर बात की जाए तो राउंड फाइल का अगर यूज किया जाए तो राउंड फाइल का यूज करते हैं, मान लीजिए कोई इस टाइप का जॉब है, इस टाइप का, इस पर अर्ध गोलाकार जो है यहाँ पर देखिए अर्ध गोलाकार हो, या फिर इसको बोलते हैं नतोदर, क्या बोलते हैं, नतोदर, क्या बोलते हैं, नतोदर सतह पर फाइलिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ ये गोलाकार फाइल। नाइफ एज मतलब चाकू की जैसी होती है, चाकू की जैसी होती है। 30 डिग्री से कम कोण पर फाइलिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 30 डिग्री से कम कोण पर फाइलिंग करने के लिए कोई जॉब है ना। अब यहाँ पर जॉब है, लेकिन इस टाइप से जो है इसमें वी आकार का जो है जॉब है, लेकिन इसका जो है कितना है यहाँ पर 30 डिग्री से कम स्लॉट बना हुआ है, तो उस पर फाइलिंग करना है तो इसका उपयोग करेंगे नाइफ एज मतलब चाकूदार रहती है ना। यहाँ पर त्रिभुज का मतलब ट्रेंगुलर होता है, और ट्रेंगुलर का कार्य होता है ये कोई जॉब है, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ ये जॉब है और इस जॉब में अपन को ये वी आकार का स्लॉट बना हुआ, खांचा बना हुआ, तो इस वी आकार के स्लॉट को फिनिशिंग देने के लिए ट्रेंगुलर मतलब त्रिकोणीय रेती इसके अंदर चली जाएगी और ये इसको फिनिशिंग कर देगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर लेथ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर 67 पर मशीन टूल की जननी है। मशीन टूलों की जननी किससे, तो कोई भी टूल का निर्माण है या कोई भी मशीन के टूल का निर्माण करना है तो उसके लिए लेथ मशीन का ही प्रयोग किया जाता है, और सबसे पहले लेथ मशीन ही बनाई गई थी, फिर उसके बाद में अलग अलग मशीन आई। तो मिलिंग करने का कार्य यहाँ पर मिलिंग मशीन जो कि प्रोडक्शन के लिए उपयोग में लाई जाती है, लेथ मशीन सामान्य और प्रोडक्शन दोनों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ग्राइंडिंग मशीन ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, शेपर मशीन शेपर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है किसी भी जॉब को। तो ये याद रखना है आपको, तो इस तरह से जो है क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की होती है जिसका जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो विमान निर्माण वगैरह के लिए मिलिंग मशीन का नालियाँ बनाने के लिए विमान निर्माण है,
जैसे विमानों का निर्माण होता है ना, नालियाँ बनाना है, नालियाँ गियर की नालियाँ बनाना है, सॉफ्ट कटर बनाना है, तो इनके लिए जो है अपन बात करते हैं तो मिलिंग मशीन उपयोग होती है। लेथ मशीन आप अच्छी तरह से जानते हो, इसके द्वारा टर्निंग की जाती है। मोस्टली उद्देश्य होता है इसका टर्निंग। क्या होता है? टर्निंग करने का मतलब चूड़ियाँ काटने का, ठीक है, कोई भी गोल जॉब पर चूड़ियाँ काटने का लेथ मशीन। ग्राइंडिंग का कार्य होता है किसी भी जॉब को फिनिशिंग देना। क्या देना? फिनिशिंग का मतलब होता है परिष्करण। क्या देना? परिष्करण। और शेपर मशीन को तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर शेपर नाम से ही पता चल रहा कि शेपर करने का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 61 नंबर का क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपयोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। मतलब गैर उपयोज्य मतलब उपयोग में नहीं किया जाता, तो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टिग, यहाँ पर बात करते हैं तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होती है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। याद रखोगे? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होती है, यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पर उपयोज्य वेल्डिंग प्रक्रिया में उपयोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो TIG में किया जाता है। मिग तो आप नहीं, इसमें मेटल होता है, क्योंकि ये मेटल इनर्ट है ना गैस वेल्डिंग होती है ना। और शिल्डेड में नहीं होता है, यहाँ पर CO2 में भी नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो प्रयोग जो गैर उपयोज्य का किया जाता है केवल टिग में ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बात करते हैं 69। सुरक्षा उद्देश्य के लिए विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त MCB का पूरा नाम क्या है? MCB का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है MCB। और MCB जो आजकल जो फ्यूज आता है ना, फ्यूज आता था संगलक जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करता है, संगलक के स्थान पर, फ्यूज के स्थान पर MCB का प्रयोग किया जाने लगा। जो कि ज़्यादा मान की धारा आएगी ना, करंट जो है ज़्यादा मान की जब धारा आएगी तो ये परिपथ को क्या कर देगी, तोड़ देगी। तो अपने घरेलू जो भी उपकरण हैं वो क्या हो जाएंगे, सुरक्षा रह जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो घरेलू उपकरणों की सुरक्षा के लिए, वायरिंग की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वर्तमान समय में MCB का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। वैसे इसका फ्यूज भी आ सकता है, फ्यूज भी बिल्कुल सही है ना। तो ध्यान रखना, इसमें फुल फॉर्म पूछी MCB की तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। लघु पथ वियोजक हिंदी में बोलते हैं, तो इसको लघु पथ वियोजक क्या बोलते हैं? लघु पथ वियोजक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक एक चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ मिश्र धातु इस्पात में निम्न में से कौन सा संसारण का मतलब जंग प्रतिरोध सुधारने के लिए होता है? मतलब जंग से बचाने के लिए ऐसा कौन सी धातु मिला जाए तो उसमें जंग नहीं लगेगा? तो निकिल सबसे उपयुक्त है ना। लेड लगाएंगे तो लेड का तो जो है आपके क्या है कि ये तेजाब का आसार न होगा। लेड मिलाने पर लेड से क्या हो जाएगा, वो तेजाब रहित हो जाएगा, मतलब तेजाब भी डालेंगे तो वो प्रभावित नहीं होगी। और इसमें भार भी बढ़ जाता है, लेड मिलाने पर भारी हो जाती है, तो ये बात तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर पूछा है कि जंग के लिए निकिल बढ़िया है। मैग्नीन मजबूती और टंगस्टन मजबूती के लिए आता है, मजबूती के लिए, जबकि टंगस्टन के साथ साथ में तन्यता भी बढ़ा देता है टंगस्टन। लेकिन मैग्नीन के लिए मजबूती के लिए आता है, टंगस्टन मजबूती और तन्यता दोनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जंग न लगे तो उसके लिए निकिल सबसे महत्वपूर्ण धातु है। और यहाँ जितने भी कटिंग टूल है या मेजरिंग टूल है, मापक उपकरण, जैसे यहाँ पर बात करते हैं माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, तो वो निकिल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। तो यही कारण है कि उन पर जंग नहीं लगा रहता है। तो निकिल क्रोमियम स्टील का बना होने निकिल क्रोमियम स्टील के बने होने के कारण यही रहता है कि उन पर जंग नहीं लगता है, इसीलिए उसमें निकिल प्रयोग में लाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्लियर कीजिएगा। 71 नंबर का धारा का मापन की मदद से किया जाता है। तो मतलब विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? तो अमीटर होता है विद्युत धारा मापने के लिए, है ना। इसको अमीटर को अपन यहाँ पर एम्पियर मीटर भी बोलते हैं, एम्पियर
मीटर भी बोलते हैं। तो एम्पियर मीटर बोलो या एमीटर बोलो यहाँ पर, या फिर एमीटर बोलो, तो यहाँ पर देखिए बात एक ही है। तो ये एमीटर होता है विद्युत धारा के मापने के लिए, घरों में विद्युत धारा मापन के लिए एमीटर, जबकि शक्ति के मापन के लिए वाट मीटर, है ना, शक्ति मापन के लिए यहाँ पर वाट मीटर, है ना। देखिएगा यहाँ पर वही बात बता रहा हूँ, तो यहाँ शक्ति मापन के लिए वाट मीटर और विभव मापन के लिए क्या है यहाँ पर वोल्ट मीटर आता है। कि विभव मापन के लिए क्या आता है यहाँ पर वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? विभव। देखिए एक और रह गया इसमें रियोमीटर। रियोमीटर क्या होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब द्रव, लिक्विड मतलब होता है द्रव की विस्कोसिटी मतलब श्यानता को मापने के लिए, विस्कोसिटी को मापने के लिए, श्यानता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर बात करते हैं तो श्यानता, विस्कोसिटी का मतलब तो द्रव की, लिक्विड की श्यानता मापने के लिए जो है अपन यहाँ पर रियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर 72। यहाँ पर बात करते हैं एक 618-619 सीरीज के डीप ग्रू बॉल बियरिंग का प्रयोग मुख्य रूप से ले जाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? कैरी करने के लिए किया जाता है। तो रेडियल भार मतलब यहाँ पर बात करते हैं तो रेडियस मतलब होता है त्रिज्यी, और रेडियस जो भार होता है, रेडियस जो वेट होता है उसकी है अपन बात करते हैं। तो रेडियस वेट को ही यहाँ पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर जो है आपके जो बॉल बियरिंग है उसमें यहाँ पर सीरीज का जो बना हुआ 618 और 619 वाला, तो यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं रेडियल भार के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? रेडियल भार के लिए। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर अक्षीय और त्रिज्यीय भार के लिए, दोनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ अक्षीय और त्रिज्यीय की बात करते हैं तो ये जो है कोणीय बॉल जो होता है, कोणीय संपर्क बात करते हैं। तो कोणीय, देखिएगा यहाँ पर कोणीय संपर्क बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, बॉल बियरिंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपको क्लियर करना है, और यहाँ पर एक एक चीज़ को आपको इसी तरह से अपन बात करते हैं। चलो आगे, यह रहा आपकी क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर 73 नंबर का। मार्टेनसाइट का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मार्टेनसाइट जो प्रक्रिया होती है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग क्या होती है ये है आपको। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग जो प्रक्रिया होती है इसके बाद में आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजिंग होती क्या है। इसका मतलब होता है सामान्यकरण। क्या होता है? सामान्यकरण। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, नॉर्मलाइजिंग का मतलब होता है सामान्यकरण। नॉर्मलाइजिंग एक्चुअल में है क्या प्रक्रिया? तो आंतरिक तनाव को दूर करके वांछित यांत्रिक गुणों के, एक तो होता है इसमें आंतरिक तनाव, आंतरिक जो है स्ट्रेस मतलब तनाव को दूर करना, और इसमें जो है वांछित यांत्रिक गुणों की प्राप्ति करना, दूर करके वांछित यांत्रिक गुणों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की जो है प्राप्ति करने का जो कार्य होता है वो नॉर्मलाइजिंग में होता है। शमन प्रक्रिया का मतलब होता है क्वचिंग प्रोसेस। क्वचिंग प्रोसेस जो होता है इसमें मार्टेनसाइट का निर्माण किया जाता है, और मार्टेनसाइट का जो निर्माण किया जाता है वो केवल क्वचिंग प्रोसेस अर्थात यहाँ शमन प्रक्रिया में ही किया जाता है। नेक्स्ट आपका टेम्परिंग प्रक्रिया। टेम्परिंग प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि तापन प्रक्रिया, और तापन प्रक्रिया में क्या होता है कि भंगुरता को क्या किया जाता है? भंगुरता मतलब ब्रिटलनेस को क्या किया जाता है? कम करके टफनेस को क्या किया जाता है? टफनेस का मतलब चिमड़ापन को बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने का कार्य किया जाता है किसमें? टेम्परिंग प्रक्रिया में। अब आपसे पूछा जाता है लास्ट में तापानुकूलन मतलब एनेलिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? एनेलिंग प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो स्टील को मशीनिंग योग्य बनाया जाता है। तो मशीनिंग किया जा सके ऐसा जो है स्टील को बनाया जाता है। मशीनिंग योग्य बनाने हेतु मुलायम करने की विधि एवं इसमें डक्टिलिटी मतलब तन्यता को भी बढ़ाया जाता है। तो मशीनिंग योग्य बनाने हेतु और तन्यता को बढ़ाने के लिए जो है अपन किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर तापानुकूलन मतलब एनेलिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 74 पे बात करते हैं। तो लौह धातुओं में एल्यूमिनियम
और एल्यूमिनियम और कॉपर। लौह धातुओं में कॉपर और एल्यूमिनियम मिश्र धातुओं की वेल्डिंग में लौह का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो वेल्डिंग है उसमें किस प्रकार की लौह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर लौह के लिए यहाँ जो एल्यूमिनियम है और उसके लिए जो ना कॉपर के लिए, तो यहाँ ये मुलायम धातु है। क्या है? मुलायम। और मुलायम के लिए अगर बात करते हैं, दोनों के दोनों ही मुलायम के लिए अगर बात करते हैं तो उसमें उदासीन न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रल ज्वाला का प्रयोग करते हैं। किसका? न्यूट्रल ज्वाला। और न्यूट्रल ज्वाला का मतलब उदासीन होता है। एक्चुअल में कोई भी यहाँ पर वेल्डिंग ऑपरेशन हो, और वेल्डिंग जब ऑपरेशन होगा और यहाँ लो की बात आती है तो सीधी सीधी है कि अपने पास गैस वेल्डिंग हो रही है। और गैस वेल्डिंग हो रही है तो उसमें एक तो होता O2 जो कि जलाने में सहायक होता है, और एक होता है C2H2। मतलब यहाँ पर C2H2 का मतलब एसिटिलीन। तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन की मात्रा इसमें उदासीन ज्वाला में कितनी होती है? तो 1:1 अर्थात बराबर होती है, समान पाई जाती है। ये बात आपको क्लियर हुई? चलिए देखिए, अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में देखिएगा। तो उदासीन का क्लियर हुआ, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग जो ज्वाला होती है इसमें O2 की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, जबकि C2H2 मतलब एसिटिलीन की मात्रा कम पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, कार्बोराइजिंग में क्या होता है? कार्बोराइजिंग जो होता है इसमें जो है यहाँ पर जो है याद रखना C2H2 की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि O2 की मात्रा कम पाई जाती है। अर्थात ये जलाने वाली गैस जो है इसमें कम प्रयोग में लाई जाती है, जबकि यहाँ पर जो ईंधन गैस है जिसे एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन को ईंधन गैस कहते हैं, तो ये जो है आपके ज़रूरी है। याद रखना, गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। बाकी ईंधन गैस के रूप में अन्य गैसें प्रयोग में लाई जा सकती है, परंतु बिना ऑक्सीजन के कोई भी गैस नहीं जलेगी। अतः तो वो जो है चाहे कोई भी पदार्थ हो, गैस के बिना, ऑक्सीजन के बिना नहीं जलता, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है इसको भरना है? ये ब्लैंक को जो दे रखा कि खाली को भरना है, तो यहाँ पर खाली भरने के लिए क्या करोगे? तो सेलेक्ट द मोस्ट अपॉर्चुनेट और ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक। तो मतलब खाली को भरना है, तो खाली को भरोगे तो ट्रू वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू बराबर क्या होगा? तो एरर ऑफ मेजरमेंट मतलब एक तो जो होता है माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर होता है और एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो दो प्रकार के एरर होते हैं, याद रख जानते हो, जिससे शून्य त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य त्रुटि कहते हैं, जिसे जीरो एरर की संज्ञा दी गई है। याद होगा आपको। तो शून्य त्रुटि का मतलब यहाँ पर क्या होता है? त्रुटि। इसको शून्य एरर को मतलब जीरो त्रुटि होता है। और जीरो त्रुटि की अगर बात करते हैं तो इसी में अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो शून्य एरर यहाँ पर जो है ये जीरो त्रुटि होती क्या है? एक तो होता है स्लीव। क्या होता है? स्लीव का जीरो। क्या है? स्लीव का जीरो जो है वो थिम्बल का जीरो, स्लीव का जीरो थिम्बल का जीरो, किससे? थिम्बल का जीरो से मिलना चाहिए। अगर मैच नहीं करता तो उसमें एरर होगा, और वो जीरो एरर होगा तो ट्रू। जब वास्तविक वैल्यू में अपन मापा गए जो वैल्यू है अगर वो सही नहीं आ रहा है, मेजरिंग वैल्यू है, वो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? यहाँ 20 मान लीजिए mm, और 20 में से 0.0 ये है, तो इसको घटाने पर 19.98 आया। तो ये एक्चुअल में क्या आया? इसका मतलब यहाँ पर ट्रू वैल्यू नहीं आई, तो यहाँ पर क्या हुआ? तो ये एरर आया। क्या है? ये इतना एरर आया। तो इस टाइप से जो एरर है इसको बोलते हैं एरर ऑफ मेजरमेंट, मतलब शून्य त्रुटि माप की, है ना। एक्यूरेसी परिशुद्धता हो ही नहीं सकती, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी हो ही नहीं सकती, है ना, पर्शियन सूक्ष्मता हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ इसमें संभव ही नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो में बनाया हूँ, पहला है, दूसरा है, और तीसरा है, और चौथा है, और पांचवा है। यहाँ पर ध्यान रखना पांचवा है। इस तरह से मैं पांचों वीडियो में 15 करके 75 तैयार किया हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ इन सभी को देख लेना, जिससे कि आपके जो है यूपी में जो वैकेंसी है उत्पादन वाली उसमें, और अदर कोई भी कंपटीशन जिसमें फीटर ट्रेड आती, चाहे ITI ही कर रहे हो, उसमें भी ये बहुत यूज़फुल आएंगे। उम्मीद है आप इस बात को बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे और शेयर करने के लिए बोलोगे। करोगे ना शेयर? तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।